हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री चैप्टर 1 यानी हड़प्पा सभ्यता का जितना भी इसमें आपका लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काफी मैं आसान भाषा में लाया हूं। इससे आसान भाषा में आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं अथवा कार्बन 14 विधि क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। उत्तर देखिए कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश के अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो ये हो गया हमारा एक नंबर क्वेश्चन के आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन। तो दो नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। दो नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इसके आंसर में देखेंगे। यहाँ उत्तर देखिए, मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का खास महत्व है। अभिलेख वे होते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी पर खुदे होते हैं और उनमें शासक अपनी उपलब्धियां, कार्य और राज धर्म के बारे में लिखवाते थे। जैसे मौर्य शासक अशोक ने भारत के कई हिस्सों में स्तंभ और शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए। इन अभिलेखों में हमें अशोक के धम्म, मानवता की सेवा का विचार और उनके धर्म प्रचार के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के इन्हीं अभिलेखों के आधार पर इतिहासकार D.R. भंडारण ने उनका इतिहास लिखने की कोशिश की। ये हो गया दो नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे अथवा विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखी है। ये हमारा तीन नंबर क्वेश्चन लेके इसका आंसर देखते हैं। तो तीन नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार मिला है। इसमें 6 कमरों की 2 कतारें हैं और इनके बाहर चबूतरे बने हैं जहां अनाज सुखाया जाता था। यहाँ किसानों से कर के रूप में अनाज एकत्र कर रखा जाता था। जब फसल खराब होती या उत्पादन कम होता तो इस अनाज का वितरण नगरवासियों में किया जाता होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम लिखिए। देखिए हमारे चैनल पे 12 का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। ऑप्शन यहाँ पर 1 नंबर हड़प्पा, 2 नंबर मोहनजोदड़ो, 3 नंबर लोथल और 4 नंबर कालीबंगा। चलिए हम लोग देखेंगे अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 5 और 6 पे चलते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। आंसर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषताएं निम्न थी। 1 नंबर, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। 2 नंबर, इस सभ्यता के नगर जाल की तरह बसे थे। इनमें सड़कें एक दूसरे को सीधा काटती थी और पूरे नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि लोथल कहाँ है। इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। आंसर देखेंगे। लोथल गुजरात में स्थित एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। इतिहास में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ से हड़प्पा लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। लोथल में बेलनाकार मुहरे, युगल शवाधान यानी 2 शवों का एक साथ दफन और गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह जैसी चीजें पाई गई है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसका 7 नंबर क्वेश्चन और उसका आंसर। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें अथवा हड़प्पा सभ्यता की जल विकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है हमारा कि उत्तर देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी और योजनाबद्ध थी। घर, सड़कें और नालियां एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी। जैसे सड़कें सीधी एक दूसरे को काटती थी, वैसे ही नालियां भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों का पानी पहले गली की नाली में जाता था, फिर वहां से मुख्य नाली में चला जाता था। ये हो गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पे 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। तो इसका हम आंसर देखेंगे। उत्तर देखिए
कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के निम्न प्रकार थे। आंसर देखिए, 1 नंबर हड़प्पा में शवों को पूरी तरह दफनाया जाता था। 2 नंबर बहावलपुर में आंशिक दफन के साक्ष्य मिले हैं, जहां शवों को खुले में छोड़ने के बाद अस्थियां चुनकर दफनाई जाती थी। 3 नंबर कुछ जगहों पर शव जलाकर उसकी राख को घड़े में रखकर दफनाया जाता था। 4 नंबर लोथल में पति पत्नी को एक साथ दफनाने की प्रमाण मिले हैं। अब देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है और इसका आंसर भी देखेंगे 9 और 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए हमारा क्या आंसर कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हमारा, मृतकों का यहाँ पे टीला। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नगर था। इसका खोज रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताए। आंसर देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताएं निम्नलिखित थी। 1 नंबर यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, 2 नंबर मिस्र की सभ्यता। यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, खुदाई के दौरान जो चीजें मिलती है अगर उनमें इतिहास के बारे में पता चलता है तो इसे ही पुरातत्व कहते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। आंसर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही 1912 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था, इसलिए इनका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, सिंधु सभ्यता की कला बहुत रोचक और महत्वपूर्ण थी। यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों की बनी थी। कई मुहरें और मुद्राएं मिली है जिनसे कला की जानकारी मिलती है। मिट्टी और धातु की लघु मूर्तियां, भवनों के अवशेष और अन्य मूर्तियां भी इस कला की खास विशेषताएं हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। ऐसा देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसमें एक योजनाबद्ध शहर के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर 2 हिस्सों में बटा था, ऊपरी और निचला। ऊपरी हिस्से में सरकारी भवनों के अवशेष थे और निचले हिस्सों में रहने के लिए घर थे। यहाँ सड़कें, गलियां, नालियां, स्नागार और अनाज रखने के स्थान के भी अवशेष मिले हैं जो एक आधुनिक नगर की अच्छी योजना को दिखाते हैं। अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख ही लेते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावेश जैसे अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के, भवन, अवशेष आदि पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रों जैसी थी, जिसका मतलब है कि इनमें चित्रों से बातें लिखी जाती थी। अभी तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। इसकी एक खासियत यह है कि पहली लाइन दाईं से बाईं ओर और बाकी लाइनें बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखे। तो आंसर देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना है और यह बहुत सुंदर है। इसके दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। चारों ओर छोटे छोटे कमरे हैं। यह स्नानागार शायद धार्मिक स्नानागार के लिए इस्तेमाल होता था क्योंकि भारत में धार्मिक रस्मों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गर्म और ठंड दोनों तरह का पानी उपलब्ध था। चलिए अब देखेंगे अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कि अभिलेख किसे कहते हैं अथवा अभिलेख के 2 महत्व बताइए। आंसर देखेंगे, अभिलेख उन पाठों को कहते हैं जो पत्थर, धातु आदि पर खुदे होते हैं। यह प्राचीन समय से शासकों के आदेश और इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अभिलेख में राजा की लिखी घटनाएं होती है। अभिलेख की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। इसके अध्ययन से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं हम लोग अभिलेख के 2 महत्व। अब देखिए अभिलेख के 2 महत्व। ए नंबर, ये प्राचीन घटनाओं और शासकों के आदेशों को दर्शाते हैं। 2 नंबर, ये इतिहास
की सही जानकारी देने में मदद करते हैं। अब देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। आंसर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यह सभ्यता सिंधु घाटी के पास बसी थी। यहाँ के लोग नदी से नहरें बनाकर फसलों को पानी देते थे। इसके अलावा कुएं और तालाबों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह हड़प्पा की सिंचाई व्यवस्था काफी विकसित थी। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसका 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विशेषता विवेचना करें। आंसर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। यह पूरा क्षेत्र एक त्रिभुजाकार के जैसी दिखाई देता है। अब देखेंगे मतलब 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें अथवा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पर देखेंगे इसका यहाँ पे आंसर कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। ये क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है। आंसर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर की योजना बहुत अच्छी थी और इनके कुछ प्रमुख कारण हैं। चलिए इसका देख लेते हैं। ए और यहाँ पे बी है, सड़कें और क्या है हमारे नाले हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सड़कें, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। सड़क के दोनों ओर चबूतरे थे जहाँ लोग आराम कर सकते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बड़ी सड़क से छोटी सड़कें जुड़ी थी। हम लोग देखते हैं बी नंबर में नाले। नगर की योजना में नालों का बहुत महत्व था। सड़क के किनारे नाले बने थे जिससे बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल जाता था। नालों की यह व्यवस्था बताती है कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। 3 नंबर में सिंह भवन। हड़प्पा के भवन भी पक्की ईंटों से बने थे और बहुत सुंदर थे। इनकी बनावट से यह स्पष्ट होता है कि यह एक व्यवस्थित नगर यहाँ पर था। डी नंबर में स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है जहाँ कई लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। यह स्नानागार भी पक्की ईंटों से बना था और नगर की योजना में इसका महत्व था। अब देखेंगे हम लोग ई नंबर में अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में कई नगरों में अन्नागार मिले हैं जहाँ लोग अनाज रखते थे। यह भी नगर के होने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब देखेंगे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। अब हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे पतन कैसे हो गया। आंसर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। 1 नंबर बाढ़। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के आने के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूब के मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण बाढ़ था। अब देखेंगे 2 नंबर यहाँ पे महामारी। 2 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ में महामारी। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ है। बीमारी होने के कारण वहाँ के लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण महामारी था। 3 नंबर देखेंगे कि भूकंप तथा भूस्खलन। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण भूकंप तथा भूस्खलन था। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर इसका कारण। 4 नंबर कारण क्या बोल रहा है। 4 नंबर कारण देखिए यहाँ पे विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण यहाँ पर थे। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। आंसर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर है हमारा सामाजिक जीवन। 1 नंबर हमारा क्या है यहाँ पर सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन
में प्राप्त बहुसंख्य नारी मूर्तियों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ये लोग सीले वस्त्र पहनते थे, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते। गाना बजाने के भी ये शौकीन थे। 2 नंबर देखें यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे धार्मिक जीवन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन प्रकृति पूजा पर आधारित था। यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन खुदाई में मिली मूर्तियों से पता चलता है कि वे लोग मातृ देवी और धरती देवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाली आकृति को पशुपति शिव माना गया है। यहाँ पे लिंग, योनि पूजा, वृक्ष विशेषकर पीपल और कुबड़ वाले बैल की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। नाग पूजा के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। ताबीजों की उपलब्धता से तंत्र मंत्र में विश्वास स्पष्ट होता है। कालीबंगा और लोथल में मिले विदेशियों अग्नि पूजा और वेदिया अग्नि पूजा और यज्ञ के प्रमाण देती है। 3 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे और व्यवसाय भी करते थे। यहाँ कई बंदरगाह मिले हैं जहाँ से व्यापार होता था। यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी व्यापार करती थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा थे। इस प्रकार यह लोगों का मुख्य आय का स्रोत कृषि और व्यापार था। तो ये हो गया हमारा एक चैप्टर का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपका आर्ट्स और ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव मिलता है। चलिए मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो में।